तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि है क्वालिटी सर्कल के ऊपर। क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं? क्वालिटी सर्कल आप सबको पता होगा, अपने इंडिया के अंदर क्वालिटी सर्कल्स चलते रहते हैं। QCFI नए नए क्वालिटी सर्कल करवाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। आइए समझते हैं क्या होता है क्वालिटी सर्कल। सो क्वालिटी सर्कल क्या है? एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सेम एरिया या सिमिलर एरियाज में काम कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। नेम मेनली क्वालिटी सर्कल को क्यों बनाया गया है? क्वालिटी सर्कल को इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, मेन मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजोल्व किया जाए। देखिए, प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम हो सकती होती हैं आमतौर पे। जैसे कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आपने तैयारी नहीं की है, हो सकता है कि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, हो सकता है कि आपकी अपने घर पे फैमिली में के साथ बन नहीं रही है, हो सकता है कि आपका नया जॉब ऑफर नहीं मिल रहा है आपको, आप करंट कंपनी से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो इस तरीके की कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। बट क्या हम हर जगह पे क्वालिटी सर्कल या कोई टूल यूज़ करते हैं? नहीं करते प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट। सो ज़रूरी नहीं है कि ये ही चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है जो कि इन्होंने 1970 में ये बनाया था, उस समय लिख दिया है तो आज भी वही फॉलो करना है। नहीं, आज 2024 है, 2024 में आपको अपने नए टूल्स का यूज़ करना है। बट क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है, हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, इसलिए हम ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। बट आँख बंद करके आपको इस टूल्स का यूज़ नहीं करना है। आपको अपने टूल्स भी बना सकते हो, आप अपने आइडियाज़ लगा सकते हो। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने अपने दिल से प्यार होना चाहिए, आपको अपने प्रोसेस से, आपको अपने प्रोडक्ट से बिल्कुल खतरनाक प्यार होना चाहिए। तभी आप उसमें घुस जाओगे, तभी आप उसमें इम्प्रूव करोगे। जब आपको पूरी अच्छी नॉलेज होगी, जब आप 8-8 10-10 घंटे उसमें घुस सकते हो, तभी आप कोई अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो प्रॉब्लम, क्वालिटी सर्कल किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता है? क्वालिटी सर्कल आम तौर पे जो स्मॉल स्केल की प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए किया जाता है। अगर कोई हाई फाई प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसका रूट कोज नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे क्वालिटी सर्कल का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे अच्छे अच्छे टूल्स हैं जैसे कि सिक्स सिग्मा है, लीन मैन्युफैक्चरिंग है, इन टूल्स का यूज़ करेंगे जहाँ पे मैनेजमेंट की को अप्रूवल रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो आपके प्रोडक्शन क्वालिटी में आती हैं डेली में, उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए क्वालिटी सर्कल का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके 3 से 12 लोग हो सकते हैं। 3 से 12 के बीच में आपकी टीम हो सकती है, जिसमें कि प्रोडक्शन क्वालिटी, मेंटेनेंस, स्टोर, डिस्पैच, टूल रूम, इन लोगों का यूज़ हो सकता है। इन लोगों की एक टीम बन सकती है जो किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करे। आइए समझते हैं हिस्ट्री की। देखिए, इसको बेसिकली जैपनीस ने इन्वेंट किया था। जापान में आप सबको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आए थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। वो अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करने में US ने उनकी हेल्प की थी। तो जैपनीस इंडस्ट्री में उन्होंने देखा कि लो जॉब इंटरेस्ट, वर्क इंडिफरेंस, स्ट्राइक, एब्सेंटिज्म, लो मोटिवेशन और सिक लीव, बहुत सारी सिक लीव, ये सारे इश्यूज थे। मतलब एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं थे, एम्प्लॉयज़ आर डीमोटिवेटेड फ्रॉम देयर वर्क कल्चर। सो इसी वजह से इन सब रीजन्स को के लिए क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि लोग मोटिवेटेड हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादा काम करें, जिससे जापान और आगे बढ़े। इन चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया है, जो जिसमें आज हम भी पीछे हैं। आज तक 2024 में आज भी हम 1960 के जापान से पीछे हैं। 1960 में देखिए, जापान ने अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था, बट आज भी हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो हमें आज भी, अगर आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक EY में एक लड़की काम कर रही है, पिछले 2 महीने पहले सी वॉज CA टॉपर, और उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वर्क प्रेशर इतना था। सो ये चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ हो रही है, तो इनको चेंज करना चाहिए। कौन न कुछ, किसी न किसी को सोचना चाहिए। तो इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली देखिए, अगर क्वालिटी सर्कल की बात करें तो क्वालिटी सर्कल हमारे यहाँ कौन कर रहा है? इंजीनियर्स कर रहे हैं।
मैनेजर्स कर रहे हैं, मैनेजर्स पीपीटी बना के प्रेजेंट करते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इसको ऑपरेटरों करना चाहिए। सबसे कम सैलरी ऑपरेटर को मिल रही है, बट उसके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है वो बेचारा, इसीलिए वो दो कंपनी 2 महीने 3 महीने में चेंज कर देता है। तो मेनली क्वालिटी सर्कल को जो बनाने का फोकस था जापान का, वो जो ऑपरेटर है, जो सबसे लोअर को काम कर रहा है, जिसकी सैलरी सबसे कम मिलती है, उनको मोटिवेट करने के लिए है, ना कि मैनेजर्स के लिए हैं जिनकी मोटी मोटी सैलरी है, उनके लिए नहीं है ये। ओके। सो क्वालिटी सर्कल जापान में 1962 में स्टार्ट हुआ था। इसको जो क्रिएटर है, जो कारो इशिकावा, आपने बहुत सुना होगा इशिकावा डायग्राम के बारे में भी। सो कारो इशिकावा जी ने क्वालिटी सर्कल को इन्वेंट किया था। बेसिकली उन्होंने इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये सारी चीज़ें करने के बाद ना, जब वो रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक जैपनीज टोक्यो में एक यूनिवर्सिटी है, टोक्यो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ाने लग गए थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने स्पीच भी देते थे बीच बीच में, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खोली जो कि जूस है, यहाँ पे देखिए लिखा है जूस, जो कि है जैपनीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। सो ये जूस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और वहाँ पे जैपनीज इंडस्ट्रीज़ को ये स्टार्ट किया था। पहले उन्होंने 2 कंपनी को बुलाया, फिर 3 कंपनी को बुलाया, फिर 20 कंपनी को बुलाया, धीरे धीरे करके ऐसे जापान में धीरे धीरे फैल गया। इंडिया में ये इसको जो करता है वो QCFI करता है। QCFI का फुल फॉर्म है क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया क्वालिटी सर्कल कंडक्ट करवाता है। आपने देखा होगा कई बार आपके नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, अहमदाबाद में, वडोदरा में ये चैप्टर्स होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जाती हैं, मदरसन, मिंडा, सुब्रोस, ऐसे करके अपनी इंडिया की काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। बट एक ही प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही पीपीटी, एक ही प्रॉब्लम को हर बार दिखा देते हैं। और जो इंजीनियर और इंजीनियर्स मैनेजर्स जो उसमें जाते हैं, उनको मोटिवेशन अच्छा मिल रहा है, क्योंकि वो एक ही ट्रेनिंग को, एक ही पीपीटी को बार बार वहीं रिपीट करते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उनको जापान भी जाने का मौका मिला है, जर्मनी भी कुछ लोग गए हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं क्वालिटी सर्कल की तरफ से। तो दे आर हाईली मोटिवेटेड। बट यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए ऑपरेटर के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। QCFI क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करता है। देखिए अप्रोच बात करें जापान और वेस्ट में, अगर हम जापान की बात करें, जापान में कोई ऑपरेटर जब ज्वाइन करता है तो पूरी उम्र लगा देता है उस कंपनी में। मतलब कि वो पूरी उम्र 30-35 साल सिर्फ उसी कंपनी में काम करता है, दूसरी कंपनी में ज्वाइन ही नहीं करता है, बिकॉज वो सेटिस्फाई है। जबकि वेस्ट में या वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज में या हमारी बात करें तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो 6-6 महीना 1-1 साल का ट्रेंड आ गया है। सो जापान ने फोकस किया था क्वालिटी ऑफ पीपल, पीपल की क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जाए। वेस्ट फोकस कर रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, जापान फोकस कर रहा है कस्टमर के ऊपर, वेस्ट फोकस कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। जापान फोकस कर रहा है अपस्ट्रीम पे, वेस्ट डाउनस्ट्रीम पे कर रहा है। जापान प्रोसेस ओरिएंटेड है, वेस्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। जापान कंपनी वाइड एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचता है, और वेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पहले अप्रोच था, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है पहले के कंपेयर में। अगर हम बात करें बेसिक प्रिंसिपल्स की, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन करवाना है। देखिए काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काफ़ी शाय होते हैं, तो उन लोगों को आगे लाना बेसिकली क्वालिटी सर्कल की प्राथमिकता है। सो क्वालिटी सर्कल इज़ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन सिमिलर एरिया, सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क, इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्निक एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वालिटी सर्कल को बनाया जाता है, जिसमें 3 से 12 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें हम, क्वालिटी सर्कल में स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं। देखिए मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन मेंबर्स भी रख सकते हो। लीडर, मेंबर्स के ऊपर एक लीडर होगा, लीडर के ऊपर एक फैसिलेटर होगा। फैसिलेटर मतलब जो फैसिलेट करवाएगा कि आपको मीटिंग रूम चाहिए, आपको कुछ रिसोर्स चाहिए, वो फैसिलेट करवाता है। एक कोऑर्डिनेटर होगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा कि किस दिन एम्प्लॉयज़ आएंगे, मिलेंगे, क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। एक स्टेयरिंग कमेटी होगी जो रिव्यू करेगी, और टॉप मैनेजमेंट लास्ट में उसको फाइनलाइज करके अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन शाबाशी देगी। बेनिफिट की बात करें, क्वालिटी सर्कल के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्वालिटी ऑफ वर्क
लाइफ को इम्प्रूव करता है, एम्प्लॉय मोरल को बूस्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एम्प्लॉय मोरल को बूस्ट करना है। एनहेंस क्रिएटिविटी, इम्प्रूव टीम वर्क एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब काम कैसे करता है क्वालिटी सर्कल? प्रॉब्लम आर जनरली सोल्व यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। दीज आर टेक्निक टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कलेक्ट एंड एनालिसिस। सो यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्वालिटी सर्कल टेक्निक यूज करता है। टेक्निक क्या क्या है? जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को फिर एनालिसिस करना, फिर पैरेटो एनालिसिस करना, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, हिस्टोग्राम और कंट्रोल चार्ट। सो बेसिकली क्वालिटी सर्कल में एक प्रॉब्लम सेलेक्ट की जाती है लाइन की, मैन्युफैक्चरिंग लाइन की, और उस प्रॉब्लम के लिए, उस सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसमें 3 से 12 लोग हो सकते हैं। वो टीम क्या करती है? सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करती है, फिर डाटा को एनालिसिस करती है, और फिर पैरेटो एनालिसिस से उसको सेलेक्ट करती है कौन कौन से मेजर कॉसेस हैं और कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उन मेजर प्रॉब्लम्स में के कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करती है, हिस्टोग्राम बनाती है, कंट्रोल चार्ट बनाती है, प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एक्शन लेती है और उसको क्लोज करती हैं। अगर हम बात करें स्टेप्स की, कितने स्टेप्स हैं क्वालिटी सर्कल में? मेनली 12 स्टेप्स होती हैं। 12 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज दी प्रॉब्लम। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको आइडेंटिफाई करनी है और प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए 10 से 12 आपकी प्रॉब्लम है, वो आपने स्टेप नंबर 1 में डिफाइन किया। स्टेप नंबर 2 में आएगा आपको सेलेक्ट दी प्रॉब्लम्स। आपको इन 10 से 12 प्रॉब्लम में कौन सी प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, क्वालिटी सर्कल किस प्रॉब्लम के लिए बनाना है उसको सेलेक्ट करना है। स्टेप नंबर 3 है डिफाइन द प्रॉब्लम। अब आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है आउट ऑफ 10 और 12 इन स्टेप नंबर 2, उसको डिफाइन करना है यूजिंग 5W2H। और डिफाइन करने के बाद स्टेप नंबर 4 में एनालिसिस करना है प्रॉब्लम को। स्टेप नंबर 5 में कॉसेस को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप नंबर 6 में फाइंड द रूट कॉज निकालना है। स्टेप नंबर 7 में डाटा को एनालिसिस करना है। स्टेप नंबर 8 में डेवलप द सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 9 में फोरसी रेजिस्टेंस। स्टेप नंबर 10 में ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन करना है और 11 में रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन बिफोर आफ्टर कर देना है। स्टेप नंबर 2 में फॉलो अप एंड रिव्यू करके टॉप मैनेजमेंट के साथ रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो देखिए ये 12 स्टेप्स को आप इस तरीके से प्लान बना सकते हो कि किस महीने में आप कौन सी स्टेप्स को फॉलो करोगे। ये प्लान है आपके 12 स्टेप्स का। जैसे फर्स्ट स्टेप को आप मई के 4th वीक में करोगे, आप स्टेप नंबर 7 को जुलाई के वीक 2 में करोगे। इस तरीके से आप प्लान बना सकते हो अपने चार्ट्स का। इनमें से फिर आप ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को आप कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो ABC। ए कैटेगरी मतलब वो प्रॉब्लम जो कि डिपार्टमेंट खुद को सॉल्व कर सकता है, जैसे कि प्रोडक्शन वाले खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्वालिटी वाले अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। बी मतलब कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट। बी मतलब जो प्रॉब्लम के लिए आपको अदर डिपार्टमेंट की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। और सी मतलब मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट मे बी नीडेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टूल्स, मतलब मैनेजमेंट की मदद लगेगी आपको। तो ABC करके 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे कैटेगरी हो सकती हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, इसमें से आपको B टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। B टाइप की प्रॉब्लम्स को बेसिकली क्वालिटी सर्कल से रिजोल्व किया जाता है। उसको B टाइप की प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करने के बाद आपको इनको पैरेटो एनालिसिस करना है। अगर आप देखोगे इस चार्ट में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक स्पॉट पे मिल रहा है। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? ब्लैक स्पॉट, जिसका 5.44% कंट्रीब्यूशन है। तो आपको ये प्रोजेक्ट चार्टर बना लेना है। प्रोजेक्ट नंबर 1 है जो कि इस तारीख को स्टार्ट हुआ था, इस तारीख को कंप्लीट हुआ है। मीटिंग आपको देखिए प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद हर फ्राइडे या सैटरडे या कोई भी दिन आप सेलेक्ट कर सकते हो, उस दिन मीटिंग करनी है। मीटिंग का टाइम फिक्स कर लेना है और कितनी मीटिंग हुई है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मीटिंग अटेंडेंस क्या है और एरिया ऑफ वर्किंग क्या है, मोल्डिंग है, असेंबली है, उसको आपको डिफाइन कर लेना है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है यूजिंग 5W2H, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, हाउ। जैसे कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपका रिजेक्शन आ रहा है ब्लैक स्पॉट से 5%। व्हेन कब आ रहा है? जब आप स्टार्टअप कर रहे हो। वेयर कहाँ आ रहा है? 150 मशीन पे आ रहा है। हु कौन कर रहा है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्किल और इंडिविजुअल है। विच रैंडम है नेचर में। और हाउ मतलब
वो डिग्रेडेड हो रहा है, ब्लैक रिजेक्शन परसेंटेज 5% है। इसके बाद कॉसेस को आइडेंटिफाई करना यूजिंग 4M एनालिसिस, मैन मशीन मटेरियल मेथड से। जो भी कॉसेस होंगे उनको एनालिसिस करना है, जैसे कि मशीन के कॉज हो सकते हैं फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम पाइप जॉइंट वोन आउट और डैमेज, डस्ट एंट्री इनटू पाइप जॉइंट। ऐसे ही मटेरियल के कॉज हो सकते हैं डिफरेंट ग्रेड मटेरियल यूज़ किया हो, फॉरेन मटेरियल मिक्सअप हो गया हो, डर्टी मटेरियल आया हो, सेल्फ जनरेटेड डस्ट फ्रॉम मशीन होपर फिल्टर स्टेप, इस तरीके से। तो टोटल आपके कोर्स हो गए 6, सब कोर्स हो गए 8, मशीन हो गई 3, मशीन में के कोर्स हो गए 3, मेथड के कोर्स हो गए 3 और मटेरियल कोर्स हो गए 4। इस तरीके से आपको कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है। फिर बिफोर एंड आफ्टर कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके रूट कॉस्ट निकालना है। जो पॉसिबल कॉज है उनको आपको एनालिसिस करना है। जो भी पॉसिबल कॉजेज हैं उनको आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, सिमुलेशन करना है, और सिमुलेशन के बाद रूट कॉस्ट निकालना है। रूट कॉस्ट में देखिए बिफोर आफ्टर आपका ये क्लियर हो जाएगा। बिफोर में है डिग्रेडेड मटेरियल इन बैरल एंड स्क्रू, आफ्टर में है नो डिग्रेडेड मटेरियल इन बैरल एंड स्क्रू। इसका डाटा एनालिसिस करना है, जो कि बिफोर में क्या, बिफोर एक्शन आपका क्या डाटा था, आफ्टर एक्शन आपने रूट कोज पे एक्शन लेने के बाद क्या एक्शन लिया। तो ऑपरेटर ट्रेनिंग दी, आपने बैरल एंड स्क्रू को क्लीन किया, शटडाउन प्रोसीजर को चेंज किया, फिल्टर क्लीनिंग डेली स्टार्ट कर दी। रूट कोज पे एक्शन लेने के बाद आपको बिफोर आफ्टर का चार्ट बनाना है। उसके बाद एक्शंस लेने हैं, बताना है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई, बेनिफिट कितना हुआ आपका। टोटल कॉस्ट लेबर की 4,000 रुपये हुई, मटेरियल की कॉस्ट इतनी हुई, टोटल कॉस्ट इतनी हो गई आपकी 1,85,000। बेनिफिट आपका 10,700 पीस का हुआ है। कॉस्ट पर पार्ट 74 रुपीज़ है। ईयरली बेनिफिट आपका लाखों में, टोटल बेनिफिट कॉस्ट 4.3 है। सो आप यहाँ पे डाटा चेक कर सकते हो। ब्लैक स्पॉट से जो डाटा है, मार्च में 5.13, अप्रैल में 4.45, मई में 8.13 और जून में 3.36। इसके बाद एक्शन आपने लेने के बाद देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डाटा आपका लेस देन 1% है, मतलब एक्शन आपका इफेक्टिव है और आपने एक्शन सही लिया है। और इससे बेनिफिट क्या होंगे, आपने सबसे पहले इंटेंजिबल बेनिफिट हो गए, लर्न हाउ टू वर्क इन टीम, टीम में कैसे काम किया जाए ये आपको हेल्प मिलती है ऑपरेटर को। लर्न टू कम्युनिकेट विद वराइस लेवल ऑफ पर्सन, अलग अलग लेवल के पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है। वी लर्न टू नेगोशिएट विद पीपल एज वी नेगोशिएट विद आवर रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट एंड ऑपरेट, नेगोशिएशन की स्किल इंप्रूव होती है। लर्न प्रोबेबल रेजिस्टेंस, वी लर्न टू एक्सेप्ट चैलेंजिंग आइडिया, चैलेंजिंग आइडिया को भी एक्सेप्ट किया जाता है। क्या क्या टूल यूज़ करते हैं इसके अंदर नॉर्मली क्वालिटी सर्कल में, 5W 1H या 2H, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिशबोन डायग्राम, वाइवा एनालिसिस, पैट्रो डायग्राम और चेकशीट और बार चार्ट। इसके अलावा और भी चार्ट का आप यूज़ कर सकते हो। ये मेनली टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।